नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 5वें अध्याय वंशागति और विविधता के सिद्धांत के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 के जितने 1 से लेकर के 5 तक के सभी चैप्टर के नोट्स तथा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुआ। अर्थात मेंडल जो मटर के पौधे चुने थे उनसे उनको क्या लाभ हुआ। उत्तर लिखेंगे कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। पहला, मटर एक वर्षीय पादप होता है जिसे आसानी से बगीचे में भी उगाया जा सकता है। मटर एक वर्षीय पादप होता है जिसे 1 वर्ष के अंदर उगाया जा सकता है और इसको आसानी से बगीचे में भी उगाया जा सकता है। दूसरा, मटर के पुष्पों में केवल प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्रिया संभव होता है और जो मटर का पुष्प होता है केवल उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्रिया संभव होता है। तीसरा, नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाया जाता है, अर्थात मटर के पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। बोला जा रहा है कि नर और मादा जो जननांग है वह मटर के पुष्प पर ही एक ही पुष्प पर पाया जाता है, जिस कारण हम उसको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। और चूंकि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाया जाता है जिसे निषेचन कराना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एक निषेचन में पौधा के द्वारा समयुग्मजी लक्षण उत्पन्न होता है और एक निषेचन में जो पौधा के द्वारा है मटर के पौधा के द्वारा समयुग्मजी लक्षण उत्पन्न होता है। पांचवा, मटर के पुष्पों में कृत्रिम परागण सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। मटर के जो पुष्प होते हैं उसमें कृत्रिम परागण भी सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। और कृत्रिम पर परागण के द्वारा उत्पन्न बीज या पौधा क्या होता है, संकर होता है अर्थात हाइब्रिड होता है। सातवां, मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं जिससे निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। ये सभी हैं कि मटर के पौधे जो मेंडल लिए थे उनको क्या लाभ हुए थे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में भेद करें। क नंबर है प्रभाविता तथा अप्रभाविता। प्रभाविता में पहले देखेंगे कि वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उसे प्रभाविता कहते हैं, लेकिन वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी की उपस्थिति में छुप जाते हैं उसे अप्रभावी कहते हैं। दूसरा, प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होने वाले लक्षण प्रभावी कहलाते हैं और द्वितीय संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं। ख नंबर है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी में लिखेंगे कि जीव में लक्षण प्रारूप के लिए जब दोनों युग्म विकल्पी एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं और जब दोनों युग्म विकल्पी असमान प्रकार के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषमयुग्मकी कहते हैं। दूसरा इसमें लिखेंगे कि जो परागण क्रिया है समयुग्मजी में जो परागण क्रिया है वह संतति के प्रारूप समान होती है और जीन प्रारूप 3 व लक्षण प्रारूप 2 या 3 प्रकार के होते हैं। एक संकर और द्विसंकर में लिखेंगे एक संकर में कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उनमें क्रॉस कराया जाता है एक संकर में, और द्विसंकर में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के उनमें क्रॉस कराया जाता है। एक संकर में दूसरा लिखेंगे पॉइंट कि एक जोड़ी युग्मक विकल्पी की वंशागति के अध्ययन में सहायता करता है और द्विसंकर में 2 जोड़ी युग्मक विकल्पी की वंशागति के अध्ययन में सहायता करता है। इसमें तीसरा लिखेंगे कि जो लक्षण प्रारूप का अनुपात है वह F2 पीढ़ी में 3:1 होता है और लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है F2 पीढ़ी में वह क्या होता है, 9:3:3 होता है। 9:3:3:1 होता है। और जीन प्रारूप अनुपात F2 पीढ़ी में 1:2:1 होता है और इस F1 पीढ़ी यहाँ पर रहेगा, F2 नहीं F1,
और इसमें 1:2:1, 2:4:1 और फिर 1:2:1 होता। तीसरा क्वेश्चन है कि कोई द्विगुणित जिन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है तो कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। तो यह फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2n 2⁶ लिख देंगे, जहाँ पे n इक्वल टू क्या है, स्थलों की संख्या है, स्थल है। तो 2⁶ हो जाएगा, तो 2⁶ बार में गुणा करेंगे तो आएगा 64। तो अतः कोई द्विगुणित जिन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है तो 64 प्रकार के युग्मकों का उत्पादन क्या है, संभव। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम का व्याख्या करें। एक संकर का प्रयोग करना है और प्रभाविता के नियम का क्या करना है जी, व्याख्या करना है। प्रभाविता के नियम में लिखेंगे कि जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसका संरचना आप लोग इस प्रकार बनाएंगे, कैपिटल टी लंबाई वाला, एक लंबापन और एक बौनापन स्मॉल टी। इससे युग्मक बना लेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी से, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी युग्मक बन जाएगा। जब इनको आपस में संकरण कराएंगे तो 100% कैपिटल टी सब में, चारों में कैपिटल टी, चारों संतति कैपिटल टी स्मॉल टी प्रथम पीढ़ी में मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह संकर लंबी है। और इसके फिनोटाइप अनुपात की बात की जाए तो 3:1 और जीनोटाइप का 1:2:1 होता है। अब है कि परीक्षार्थ संकरण का परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। अर्थात परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं, तो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतान का संकरण अप्रभावित जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। मतलब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो संतान है इसका संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण। प्रभावी जनक कैपिटल टी और अप्रभावी जनक स्मॉल टी। जब इसका हम लोग युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। जब इसका संकलन कराएंगे तो 100% संकर लंबा निकलेगा। लेकिन इसका स्वसंकलन कराएंगे F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो जब इसका संकलन कराएंगे अप्रभावी जनक कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, तो हम लोग को 50% लंबा और 50% बौना मिलेगा। अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी से 2 युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी से स्मॉल टी युग्मक मिलेगा। जब इनका संकलन कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेगा, जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब होता है संकर लंबा, स्मॉल टी का मतलब होता है बौना। तो 50% लंबा और 50% बौना पौधा मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही जिन स्थल वाले सम युग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पनेट वर्ग, यहाँ पे एक आधा न रहेगा, पनेट वर्ग बना करके प्रदर्शन करें। मतलब पनेट वर्ग आप लोग जानते हैं कि एक क्या बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है, उसमें से हम लोग बनाते हैं, उसी के द्वारा क्या करना है, इसको प्रदर्शित करना है। देखेंगे कि विषम युग्मजी नर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और सम युग्मजी मादा होती है स्मॉल टी। जब इसका हम लोग संकरण पुनेट वर्ग की विधि से कराते हैं तो एक कैपिटल टी ऊपर स्मॉल टी ऊपर, फिर इधर स्मॉल टी सम युग्मजी मादा को लेते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो हम लोग को जब इसका वर्ग कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी संतति मिलेगा। और F1 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात की बात की जाए तो लंबा और बौना होगा, लंबा अनुपात बौना होगा। 7 नंबर प्रश्न है, लंबा अर्थात बौना अर्थात 2:2 होगा तो 1:1 निकलेगा। 7 नंबर प्रश्न, पीले बीज वाले लंबे पौधे अर्थात कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति का आशा की जा सकती है। क लंबे हरे, ख बौने हरे। उत्तर लिखेंगे पीला बीज
लंबा पौधा कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। हरे बीज लंबा पौधा स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनसे युग्मक बना करके हम लोग पनेट वर्ग विधि से इस प्रकार से हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो ये आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि क्या यह लंबा हरा बनता है कि बौना हरा बनता है, इसका फिनोटाइप संतति। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि दो समयुग्मजी जनकों का क्रॉस और ये O+ किया गया तो मान लें कि दो स्थल लोसी संलग्न है तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। ब्लड ग्रुप लेते हैं A और B। A से I0A और I0B इसका जीन बनेगा और I0 और I, फिर इधर ले लेंगे IB और I। जब इसका पनेट वर्ग से संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में AB रक्त समूह, फिर B रक्त समूह, फिर A रक्त समूह और फिर यहाँ पे II का मतलब होता है O रक्त समूह मिलेगा। 9 नंबर प्रश्न है आनुवंशिकी में TH मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख करें। मतलब आनुवंशिक में TH मॉर्गन ने क्या योगदान दिया था, इसका उल्लेख करना है। तो TH मॉर्गन के योगदान 1866 से 1945 तक। फिर मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला पर कार्य किया और उन्होंने गुणसूत्र सहलगनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा, मॉर्गन ने बताया कि जिन गुणसूत्र पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तीसरा, इन्होंने सहलगनता, लिंग सहलगनता, क्रॉसिंग ओवर वंशागति के सिद्धांत व गुणसूत्र जीन की खोज की थी। फिर मॉर्गन ने क्रोमोसोम चित्रण के तकनीक बताया और उन्होंने 1926 में द थ्योरी ऑफ जीन्स किताब लिखी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1933 में नवाजा गया। 1926 में द थ्योरी ऑफ जीन्स किताब लिखी, इसके लिए इन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। फिर वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी। इसका वंशावली विश्लेषण उत्तर लिखेंगे कि मानव जाति के वंशागति के अध्ययन के लिए इच्छा अनुसार संकरण नहीं कराया जा सकता है, इसलिए इनमें वंशागति के अध्ययन से संबंधित मनुष्य के कुल का इतिहास माना है और उसके वंशागति लक्षणों को एकत्रित करके एक आरेख तैयार किया जाता है, जिसे कुल वृक्ष तथा इसके अध्ययन अथवा विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और इसका उपयोग भी पूछा है, तो उपयोग लिखेंगे कि इसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग चिकित्सा शोध में विशेष होता है। तीसरा, इससे निजी संबंधों के बीच होने वाली शादी के हानिकारक प्रभावों का पता लगाया जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण है वह XY प्रकार से होता है, जिसमें से जो नर हैं वह XY जो कि विषमयुग्मजी, मादा हैं XX जो कि समयुग्मजी प्रकार से होता है। अब इसका संकरण देखेंगे कि जो जनक होते हैं वह नर होते हैं और उनमें 44+XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा होते हैं उसमें 44+XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब दोनों से युग्मक बनाते हैं तो 22+X और 22+Y नर युग्मक, 22+X 22+X मादा युग्मक बनते हैं। जब इनका संकरण कराते हैं तो 44+X 44+XX 50% मादा, 44+XY 44+XY 50% नर होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि शिशु का रुधिर वर्ग O है। शिशु का रुधिर वर्ग O है।
पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग क्या है, बी है। तो जनकों का जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। शिशु में ओ है अर्थात आई जीन है, माता में ए ब्लड ग्रुप है, आई जीन है और पिता में बी ब्लड ग्रुप है, आई जीन है। जब इसका पनेट वर्ग करते हैं तो हमको ये प्रकार की संतति अर्थात आई ए और आई फिर आई का देखते हैं तो आई ए बी, आई और आई ए अर्थात 4 प्रकार के संतति मिल सकते हैं, ए बी वाले और बी वाले फिर ए वाले और 2 आई वाले। लेकिन हम लोग को ओ का पूछा है तो वो का यहाँ पे सिद्ध हो गया। फिर 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाइए। पहला स्वप्रभाविता, दूसरा अपूर्ण प्रभाविता। इसको नोट्स में भी कवर कराया जा चुका है, वरना आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें। देखते हैं कि स्वप्रभाविता का नियम क्या है। तो वैसी घटना जिसमें प्रथम पीढ़ी की संतति में प्रभावी जनक तथा अप्रभावी जनक दोनों के लक्षण साथ साथ दिखाई देता है तो इस घटना को स्वप्रभाविता कहते हैं। मतलब प्रभावी और अप्रभावी जनक दोनों का लक्षण स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसे मवेशी का त्वचा का रंग और AB रक्त समूह, जिसमें आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो मवेशी का त्वचा का रंग है रोन यानी कि चितकाबर दिखता है, अर्थात सफ़ेद पुरुष है और ब्राउन मादा है, तो जब दोनों का कलर एक प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिलेगा तो रोन चितकाबर निर्माण होगा। अपूर्ण प्रभाविता का तो कुछ पौधे में देखा जाता है कि विकल्पी लक्षणों एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, जिस कारण तीसरे प्रकार का लक्षण उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मिराबिलिस जलवापा। गुलबाश के लाल पुष्प को अप्रभावी सफ़ेद पुष्प के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पुष्प 100% गुलाबी रंगों के होते हैं और प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न जो पुष्प होते हैं वह गुलाबी स्वसंकरण कराने पर जो दूसरा पीढ़ी होता है F2 पीढ़ी में 25% लाल और 50% गुलाबी तथा 25% सफ़ेद पुष्प उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मिराबिलिस गुलाबा का बात की जाए, एक पुष्प है, उसको देखे होंगे कि जो उसका अगर हम लोग देखें हैं कि एक सफ़ेद और लाल के साथ, लाल पुष्प के साथ दोनों का साथ संकरण कराते हैं तो एक अलग प्रकार के रंग का पुष्प उत्पन्न हो जाता है गुलाबी। जब उसका स्वसंकरण कराते हैं तो इसमें से 25% लाल, 25% सफ़ेद और 50% फिर से गुलाबी दिखता है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। 14 नंबर प्रश्न है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दें। उत्तर लिखेंगे, जीन के क्षारीय अनुक्रम में होने वाले परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो जीन का जो क्षारीय अनुक्रम में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसी को जीन परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोजोमवाद को किसने प्रकाशित किया है। तो वंशागति के क्रोमोजोमवाद को सन 1902 ईस्वी में सटर और बोवेरी ने क्या किया है, प्रकाशित किया। मतलब वंशागति का क्रोमोजोमवाद जो है वह सटन और बोवेरी ने दिया है। 16 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं 2 अलिंग सूत्रीय आनुवंशिक विकारों को अनेक लक्षणों सहित आलेख करो। तो लिखेंगे उत्तर के 2 आनुवंशिक विकार निम्न हैं। पहला डाउन सिंड्रोम लक्षण, इस प्रकार से जो ग्रसित व्यक्ति के जो मस्तिष्क चौड़े होते हैं और हाथ पैर छोटे होते हैं तथा जीभ पर खांचे और मुंह कैसा हो जाता है, आंगिक रूप से खुला रहता है, जो कि डाउन सिंड्रोम का लक्षण है बीमारी का। और इसमें से लगभग 12 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है फिनाइलकेटोन्यूरिया, तो इस प्रकार से जो ग्रसित व्यक्ति है वह मानसिक दुर्बलता से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, जिसको फिनाइलकेटोन्यूरिया कहा जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग का पूरा चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका उत्तर करवाया जा चुका है। अब इसके अगले वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट किया जाएगा। और हाँ, इसके पिछले वीडियो अर्थात क्लास 12th बायोलॉजी के 5वें चैप्टर का जो लास्ट इसके पिछले वाला जो वीडियो है
उसमें लास्ट टॉपिक था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक 3 नंबर ऑप्शन था कि इस विकार से ग्रसित नर का कद नॉर्मल नर से अधिक होता है। उसको ज़रा आप लोग सुधार लेंगे। हम बोले हैं कि नॉर्मल जो नर होता है उससे कम होता है, ऐसा नहीं जैसे कॉपी में लिखा गया था कि नॉर्मल नर से अधिक होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।